बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम बात करेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो ग्रेट पावर्स की राइवलरी है, जो यूएस और चाइना के बीच में जो राइवलरी है, उसके पाकिस्तान पर क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो अगर हम जियो स्ट्रेटजी की बात करें तो यू नो कि पाकिस्तान एक बहुत ही क्रिटिकल और यूसे के एक पिवटल पोजीशन पे लाई करता है। ठीक है, एक ऐसी पोजीशन पे लाई करता है जहाँ पे जियोपॉलिटिकल डोमेन में किसी भी तरह का छोटा या बड़ा चेंज आए तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। ऑलराइट, सो अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन को यूएस और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएस का मकसद है कि वो चाइना को इस इंडो पैसिफिक रीजन में एरिया में कंटेन करे। सो चाइना जो यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक इज़ द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। यूएस का बस एक ही एम है कि किसी तरह चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोकना है। ठीक है, सो बेसिकली द यूएस पॉलिसी इन इंडो पैसिफिक इज़ ऑफ द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। ठीक है, एंड अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो चाइना का जो वही एक जो स्टांस है वही मेंटेन करता है चाइना कि चाइना किसी के साथ राइवलरी नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट की जाए विद कंट्रीज़। ठीक है, ताकि इकोनॉमिकली तमाम स्टेट्स प्रॉस्पर करें। सो चाइना अपना ये स्टांस मेंटेन करता है, जबकि यूएस उसे एक राइवल के तौर पर देखता है और उसे इस नज़र से देखता है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ाना चाहता है। और इसी वजह से जो करंट कंसर्न है यूएस का, दैट इज़ टू कंटेन चाइना एंड कर्टेल चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन स्पेसिफिकली। और अगर हम जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी के लेंस से पाकिस्तान की पोजीशन देखें तो इट इज़ क्वाइट क्रिटिकल, बिकॉज चाइना एंड यूएस बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान और दोनों मेजर इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। और ये पाकिस्तान इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू बैलेंस आउट रिलेशंस एट द सेम टाइम विद बोथ चाइना एंड यूएस। तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि अपनी पॉलिसी को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से मेंटेन करे कि इस तरह ना लगे कि वो किसी एक कंट्री के कैंप में जा रहा है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान अब किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो नहीं चाहता कि दोबारा से दुनिया एक न्यू कोल्ड वॉर की तरफ जाए। सो क्योंकि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे पड़ता है। सो बार बार पाकिस्तान ने इस स्टांस को, इस नैरेटिव को मेंटेन किया है कि पाकिस्तान डज़ नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कैंप। सो लेकिन अगर हम ग्लोबल लेवल पे जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस की बात करें तो इट्स नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान पर उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। पाकिस्तान ऑल्दो इट वांट्स टू कीप इट आउट ऑफ दिस ऑल, बट स्टिल इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही क्रिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाई करता है। सो जो भी ग्लोबल लेवल पे चेंजेस आएंगे तो फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में चेंजेस आएंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे। सो जैसा कि चाइना और यूएस दोनों पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तान भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो दोनों ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी एक की तरफ ज़्यादा टिल्ट शो करे, बल्कि दोनों कंट्रीज़ चाहेंगे कि पाकिस्तान उनकी तरफ स्टैंड करे। एनीवे, द आइडिया इज़ कि यूएस और चाइना की जो राइवलरी है, स्पेशली जो आजकल इंडो पैसिफिक रीजन में जो उनकी पॉलिसीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ की, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे एंड मे बी पाकिस्तान को फ्यूचर में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़े बिकॉज ऑफ द रैपिडली चेंजिंग strategic environment of this region. And obviously Pakistan plays a significant role in this region. ठीक है, so there is a huge probability that it will directly impact Pakistan's geostrategic interests in the region. ठीक है, एंड पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल होगा कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से शेप करे कि वो अपने दोनों कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन कर सके और किसी एक कंट्री के साथ अलाइन ना हो, बल्कि एक न्यूट्रल स्टेट बन के रहे और अपने जो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करे। और वैसे अगर हम पाकिस्तान की साउथ एशिया में पोजीशन की बात करें तो उसे बहुत इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि साउथ एशिया में जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो पाकिस्तान को कनेक्ट करता है विद मिडिल ईस्ट, विद सेंट्रल एशिया, और इसके अलावा इंडियन ओशन में भी पाकिस्तान एक बहुत ही ख़ास पोजीशन जो है एक्वायर करता है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकती हैं, लेकिन साथ साथ काफ़ी पाकिस्तान को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। वैसे तो ये रीजन हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन
ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ये रीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, स्पेशली फॉर द बिग पावर्स, फॉर द मेजर पावर्स, दैट इज़ रशिया, सॉरी, यूएस एंड चाइना। और ऑब्वियसली इन दोनों की जो राइवलरी है, जो इन दोनों की पॉलिसीज़ होंगी इस रीजन में, वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेंगी इस रीजन की डेवलपिंग स्टेट्स पे एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तान। करंटली जो वैसे तो यूएस का काफ़ी फोकस शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम अफगानिस्तान। जो अब यूएस का मेजर फोकस है दैट इज़ ऑन द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और जो यूएस की पॉलिसी है इन इंडो पैसिफिक, वो भी फोकस्ड है कि चाइना को किसी तरह से कंटेन किया जाए इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर दूसरे नंबर पे यूएस का कंसर्न हम नोट करें तो दैट इज़ टू कर्टेल रशियाज़ इन्फ्लुएंस, ठीक है। रशिया की जो रिसर्जेंस है दैट हैज़ ऑल्सो disrupt US foreign policy, ठीक है। सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स ऑफ US इन दिस रीजन। और US जो है काफ़ी हद तक अपने इन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इंडिया की हेल्प ले रहा है। सो इट इज़ बेसिकली इंडिया इज़ अ मेजर US एलाई, ठीक है, इन इट्स पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि आपने पिछले कुछ सालों में ये नोट भी किया होगा कि US और इंडिया के बीच में काफ़ी जो है डिफेंस एग्रीमेंट्स तय पाए गए हैं। इसके अलावा इंडिया जो है एक स्पेशल स्टेटस अक्वायर कर चुका है दैट इज़ ऑफ द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो ये स्टेटस दिया गया है यूएस की तरफ से इंडिया को, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी डिफेंस एग्रीमेंट्स किए गए हैं बिटवीन यूएस एंड इंडिया, ऑलराइट। सो आप देख सकते हैं कि हाउ इंडिया एंड यूएस आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर टू कंटेन चाइना। और इसी पॉलिसी के तहत यूएस ने जो क्वाड बनाया है, क्वाड दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक अलायंस बनाया है विद 4 कंट्रीज़, विद दैट इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दीज 4 कंट्रीज़ फॉर्म क्वाड, ठीक है। और इनका मकसद है, उनका बेसिक मकसद है पॉलिटिकली और काइंड ऑफ यू कैन से कि मिलिटरीली भी इनका मकसद है कि ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार की जाए जिससे चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल किया जाए, चाइना के इन्फ्लुएंस को रीजन में कम किया जाए, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ को एक डायरेक्ट ब्लो दिया जाए, ऑलराइट। सो क्वाड का मकसद ये है एंड दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी कि वो इन चाइना की जो रीजनल स्टेट्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स करके दे ऑल वांट टू परस्यू अ सिंगल गोल दैट इज़ कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो सितंबर में 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों स्टेट्स ने एक अनाउंसमेंट की थी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मिलिट्री अलायंस कॉल्ड ऑकस, ठीक है। ऑकस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। दैट इज़ पर्टिकुलरली अ मिलिट्री अलायंस दैट बेसिकली एम्स टू curtail China in the Indo-Pacific region, ठीक है। So you can see के how US is pursuing its policy of the containment of China, ठीक है। क्योंकि देखिए वो चाइना की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ ऐसे एग्रीमेंट्स बना रहा है जिससे चाइना को रोका जाए मज़ीद बढ़ने से, ठीक है, और उसके इन्फ्लुएंस को मज़ीद बढ़ने से रोका जाए, ठीक है। मोरोवर जैसे कि लास्ट ईयर जून में इन द G7 मीटिंग प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से अनाउंस किया गया था एक न्यू प्रोजेक्ट B3W दैट स्टैंड्स फॉर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसे कहा जाता है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उसका मकसद यही है कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए या उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाया जाए ताकि मज़ीद चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोका जाए। सो B3W बेसिकली इन्वॉल्व्स US एंड इट्स यूरोपियन एलाइज, ठीक है। अगर आप B3W पे, क्वाड पे और ऑकस पे मज़ीद जानना चाहते हैं तो आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन दैम, यू कैन चेक आउट, आई मेंशन लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले सकते हैं एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑकस, क्वाड एंड B3W, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर वे कि US अपनी पॉलिसी को किस तरह से परस्यू कर रहा है कि वो चाइना को कंटेन करे और उसकी जो इमरजेंस है एज अ ग्लोबल पावर उसको रोक सके। और US जो है स्पेसिफिकली कंसर्न है अबाउट दी चाइनाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो इसलिए क्योंकि बिकॉज उसमें मोर देन 100+ कंट्रीज़ के साथ चाइना एग्रीमेंट कर चुका है एंड ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स अबाउट 54, आई गेस, प्लीज़ कन्फर्म इट, तो आई गेस इट इन्वॉल्व्स अबाउट 54 मुस्लिम स्टेट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो US का कंसर्न इसलिए भी बढ़ चुका है क्योंकि अब US के जो स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं लाइक इटली, ठीक है, उन्होंने भी BRI प्रोजेक्ट को
ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। मोरोवर सीरिया हैज़ ऑल्सो ज्वाइन BRI प्रोजेक्ट, सो दिस हैज़ रियली कंसर्नड US। सो इसलिए अब जो US फॉरेन पॉलिसी का मेन फोकस है दैट इज़ द कंटेनमेंट ऑफ चाइना एंड सेकंड इज़ टू कर्टेल द रिसर्जेंस ऑफ रशिया, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि दीज वर द टू कंसर्न्स के जिसकी वजह से फाइनली US डिसाइडेड कि वो अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर ले अफगानिस्तान से और अपना फोकस शिफ्ट करे किसी और जानिब टूवर्ड्स अनदर मेजर टास्क और गोल, ठीक है। और उसको परस्यू करने के लिए US काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स कर रहा है और कुछ पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हैं, कुछ जो है मिलिट्री अलाइंसेस बना रहा है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ताकि फिर किसी भी तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस को अब रोका जाए। सो बेसिकली अगर हम इस तमाम जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस की पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के हवाले से बात करें तो हमें ये बात समझ आती है कि जैसा कि क्वाड बना है, ठीक है, इट इज़ एन अलायंस ऑफ 4 कंट्रीज़, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा कि इंडिया काफ़ी स्ट्रेंथन होगा, जो कि एक मेजर राइवल है पाकिस्तान का, ठीक है। सो इस तरह से पाकिस्तान पर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है, बैलेंस ऑफ पावर उससे डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा सकती हैं जो कि इंडिया को स्ट्रेंथन करेंगी अगेंस्ट पाकिस्तान। सो हियर पाकिस्तान इज़ अ डिसएडवांटेज कंट्री, ठीक है। सो क्वाड बेसिकली बना तो चाइना को कंटेन करने के लिए है, लेकिन ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया को, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया में जैसा कि काफ़ी सारा चेंज आ चुका है, लाइक जैसा कि अब्राहम अकॉर्ड्स साइन किए गए जिसके तहत 4 मुस्लिम कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मोरक्को एंड बहरीन एंड सूडान, इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया इसराइल को, ठीक है, और अपनी डिप्लोमेटिक टाइज़ जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज़ बनाए इसराइल के साथ। सो इसका भी पाकिस्तान पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, वो इस तरह से क्योंकि जब अरब कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है इसराइल को, तो जैसा कि आपने जब अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे तो तब आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान पर काफ़ी अरब कंट्रीज़ की जानिब से ये प्रेशर डाला गया था कि पाकिस्तान भी इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करे, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिलेशंस स्ट्रेन हो गए थे विद सऊदी अरेबिया एंड UAE, ठीक है। सो इन कंट्रीज़ के साथ, जैसा कि पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का भी ये ऑब्जेक्टिव है कि फ्रेटर्नल रिलेशंस विद द मुस्लिम कंट्रीज़, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान इन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस, कॉर्डियल रिलेशंस हैं, ठीक है। लेकिन जब अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए तो काफ़ी टाइम तक ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरब की तरफ से या फिर दूसरे अरब कंट्रीज़ की जानिब से पाकिस्तान पर यह प्रेशर डाला जा रहा है कि वो भी रिकॉग्नाइज़ करे इसराइल को, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसी तरह ये फिर पाकिस्तान के रिलेशंस को मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ स्ट्रेन करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। और ऑब्वियसली इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड पाकिस्तान इन जनरल। उसी तरह अगर हम US और ईरान के रिलेशंस की बात करें तो जैसा कि पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है ईरान, ठीक है, और ईरान के साथ पाकिस्तान काफ़ी सारी डील्स कर सकता है, एनर्जी डील्स कर सकता है और ऑयल बाय कर सकता है, ठीक है, जो पाकिस्तान को कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द US सेंक्शंस ऑन ईरान, पाकिस्तान जो है ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट्स साइन नहीं कर सकता, उसके साथ जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी साइन किए गए थे उनको कंप्लीट नहीं कर सकता, एंड ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली बहुत डैमेज करता है, ठीक है, और पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री के साथ उसके रिलेशंस को स्ट्रेन करता है, ठीक है। सो सी दिस हाउ इट इम्पैक्ट्स पाकिस्तान डायरेक्टली, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लोबल पावर, ठीक है, तो उनके अगर बायलैटरल रिलेशंस ख़राब होते हैं विद द नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान पे, ठीक है। जैसे कि US सेंक्शंस हैं तो पाकिस्तान इज़ ऑल्सो नॉट एबल टू कम्प्लीट इस ईरान गैस पाइपलाइन, ठीक है। लेकिन अगर वो ईरान गैस पाइपलाइन बन जाती है तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा इन एनर्जी सेक्टर, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ द US सेंक्शंस ऑन ईरान, पाकिस्तान कैन नॉट कम्प्लीट दीज प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो इट कैन नॉट साइन न्यू प्रोजेक्ट्स विद ईरान, जबकि इस रिलेशनशिप में बहुत टेंडेंसी है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। सो नाउ यू कैन कॉम्प्रीहेंड कि किस तरह से US या फिर ग्लोबल पावर्स के जो रिलेशंस हैं विद अदर कंट्रीज़ पाकिस्तान विद अदर कंट्रीज़ ऑफ दिस रीजन कि वो किस तरह डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं पाकिस्तान पर, ठीक है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और उसके रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ एंड विद द सुपर पावर और द ग्लोबल पावर्स एज वेल, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान को अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया से भी ख़तरा लाहक है, ठीक है, जो कि मुसलसल बढ़ता हुआ जा रहा है। वो इस तरह से क्योंकि जैसा कि अभी रिसेंटली दोबारा से इंडिया में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उनके और इंडियंस के सेंटिमेंट्स को उभारने के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि वो पाकिस्तान को टारगेट करें, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया तो फिर BJP जो है डायरेक्टली
अपनी आवाम के सेंटिमेंट्स को उभारती है अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़रूर कोई एक्शन लेती है। सो क्योंकि अब इंडिया में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ठीक है, सो हर दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का जो थ्रेट है फ्रॉम इंडिया वो बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली जब इंडिया ने S-400 बाय कर लिया है फ्रॉम रशिया, ठीक है, जो कि एक डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, सो और इंडिया ने S-400 को डिप्लॉय किया हुआ है ऑन द बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड विद चाइना। ठीक है, सो ये जो है ये एक किस्म का पावर ऑफ बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है और पाकिस्तान के लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको बढ़ा रहा है। सो नाउ यू कैन सी कि पाकिस्तान इस रीजन में किस तरह इंसर्कल्ड है। मोरोवर अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात करें तो आप जानते हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, अभी तक वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है और देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी। ठीक है, सो ये एक पाकिस्तान का मेजर कंसर्न है क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए या फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए अफ़गानिस्तान स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती तो पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है, सो ऑलरेडी पाकिस्तान को अफ़गान वॉर की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब मज़ीद नुकसान उठाने की कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, सो दैट इज़ वाई पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान की मदद की जाए ताकि वहाँ पे दोबारा से टेररिज्म जन्म ना ले। ठीक है, और ओवरऑल कहीं ना कहीं उनको तालिबान को फोर्स किया जाए कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए ताकि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ सके, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी तो देयर विल बी ह्यूज प्रॉस्पेक्ट्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, ऑल्सो देयर विल बी स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान एज वेल। सो पाकिस्तान के लिए बहुत मेजर कंसर्न है कि किसी तरह भी अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी ज़रूर लाई जाए ताकि जब वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए तो उस गवर्नमेंट के साथ जो है दुरन लाइन का जो इशू है पाकिस्तान का वो भी रिजॉल्व किया जाए, कहीं ना कहीं किसी एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए उस हवाले से। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जो रीजनल सिचुएशन है वो पाकिस्तान पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट्स डाल सकती है। सो ऑल्सो बिकॉज ऑफ अफ़गानिस्तान, ऑन द इशू ऑफ अफ़गानिस्तान, आप देख रहे होंगे कि यूएस के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी हद तक स्ट्रेन हो चुके हैं क्योंकि यूएस का अपना फेलियर था जबकि लेकिन स्टिल उसका ये स्टांस है, ये कहना है कि यूएस फेलियर के लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। सो वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। जैसा कि आपने पिछले साल देखा भी होगा कि यूएस कांग्रेस में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें ये कहा गया था, ऑल्दो कि वो बिल पास नहीं हुआ, लेकिन ये करारदाद पेश की गई थी, एक बिल लाया गया था कि जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान पर सेंक्शंस लगाए जाएं। ठीक है, और ये काफ़ी एक ट्रेंड भी कर रहा था कि सेंक्शन पाकिस्तान, जो कि इंडिया की तरफ से चलाया गया था ऑब्वियसली, बट वो यूएस सेनेटर्स की तरफ से वो बिल पेश किया गया था लेकिन वो पास नहीं हुआ। सो यू कैन सी के किस तरह जो है रीजनल सिचुएशन पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन कर रहा है विद दी ग्लोबल पावर और दी सुपर पावर यूएस। ठीक है, और यूएस किस तरह पाकिस्तान के इतने सेक्रीफाइसेस के बावजूद सारा इल्ज़ाम जो है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फेलियर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पर डाल रहा है। सो द आइडिया इज़ के सिचुएशन फॉर पाकिस्तान इज़ क्रिटिकल एंड पाकिस्तान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद ऑल द कंट्रीज़। ठीक है, फिर चाहे वो सुपर पावर्स हों या फिर ग्लोबल पावर्स हों या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हों या फिर मुस्लिम कंट्रीज़ हों। सो पाकिस्तान के लिए ये काम एक चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि एट द एंड जो भी सिचुएशन बनती है तो इट विल डायरेक्टली हैव इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और अगर हम अब चाइना की बात करें जो कि एक मेजर पाकिस्तान का एलाय है, पार्टनर है। ठीक है, सो चाहे फिर डिफेंस एग्रीमेंट्स की बात आ जाए, डिफेंस पैक्ट्स की बात आ जाए या फिर इकोनॉमिकली बात आ जाए, तो पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है विद चाइना जो कि यूएस राइवल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली यूएस और चाइना की राइवलरी की बात आ जाती है कि वो किस तरह पाकिस्तान पर इम्पैक्ट करती है। जैसा कि यू नो कि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, दैट इज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एज वेल। ठीक है, लेकिन यूएस इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है एंड इट इज़ सेड दैट यूएस एंड इंडिया बोथ वांट टू सबोटाज CPEC प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि चाइना का पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ जाए इकोनॉमिकली। ठीक है, सो इसलिए वो और ये नहीं चाहते कि चाइना को एक ऑल्टरनेट सेफ रूट मिले फॉर ट्रेड। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यूएस इज़ अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ CPEC।
तो ऑब्वियसली लेकिन ये पाकिस्तान के फेवर में भी है, पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। सो लेकिन इस पर एक ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ दी US चाइना राइवलरी, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि किस तरह पाकिस्तान घिरा हुआ है दूसरों की राइवलरीज़ में, ठीक है। पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को कॉर्डियल रखना, मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल हद तक मुश्किल हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ भी अपने रिलेशंस को, उनकी अपनी राइवलरी की वजह से उनके साथ भी कॉर्डियल रिलेशंस को मेंटेन करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो चुका है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर दी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। सो जनरली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वाड अलायंस का रिजुवेनेट होना, ठीक है, इसके अलावा ऑगस्ट अलायंस का बनना, मोरओवर अब्राहम अकॉर्ड्स का साइन होना, ऑल्सो इंडो US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्ट्रेंथन होना, ठीक है, और रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, ये तमाम चैलेंजेस करंटली फेस कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। सो आई होप कि नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में और रीजनल पॉलिटिक्स में, जियो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट में, चेंजिंग जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट में पाकिस्तान किस कदर मेजर रोल प्ले करता है और किस तरह पाकिस्तान पर मेजर इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। सो इसको मैनेज करना पाकिस्तान के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, लेकिन अगर हम ब्रॉडली इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ऑब्वियसली दैट इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद अदर कंट्रीज़, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी अपनी पॉलिसी को शेप करना पड़ती है एट द बिहेस्ट ऑफ फॉरेन फोर्सेस, ठीक है, ताकि पाकिस्तान को लोन्स मिल सकें। लेकिन अगर पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है इकोनॉमिकली तो फिर पाकिस्तान विल बी फ्री टू मेक एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है तो ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, जिसके लिए ऑलरेडी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि CPEC के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल किया जाए। मोरओवर रीजनल कनेक्टिविटी के विजन को सामने रखते हुए, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के गोल को सामने रखते हुए जो है रीजनल कनेक्टिविटी के थ्रू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद अदर कंट्रीज़ को बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि तमाम कंट्रीज़ को, रीजनल कंट्रीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि सब एक साथ प्रॉस्पर करें और इकोनॉमिकली फ्लरिश करें, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये ओवरऑल सिनेरियो समझ आ गया होगा। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो आई कम अप विद पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि इम्प्लिकेशंस फॉर पाकिस्तान क्या होंगे। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।